नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जो कि है टेक्यूब फैकल्टीज। ये एक इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है टेक्यूब फैकल्टीज के द्वारा गेट क्लासेस के लिए। मेरा नाम राज है और मेरा जो सब्जेक्ट है वो है सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट के इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। और इस सब्जेक्ट में अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं पोटेंशियोमीटर, स्ट्रेन गेज, आरटीडी, थर्मिस्टर यानी रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर और इसके साथ ही एलवीडीटी यानी इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। इसमें हम लोग कवर कर चुके हैं इनका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और इनके गेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज हम कराने जा रहे हैं एक नया ट्रांसड्यूसर जिसका नाम है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर नाम से ही पता लग रहा है कि ये चेंज इन कैपेसिटेंस के फिनोमिना पे या प्रिंसिपल पे काम करेगा। जैसे रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर चेंज इन रेजिस्टेंस के फिनोमिना पे काम कर रहा था, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर चेंज इन इंडक्टेंस के फिनोमिना पे काम कर रहा था, और ऐसे ही कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर चेंज इन कैपेसिटेंस के फिनोमिना पे काम करेगा। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस और इसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ जिसका नाम है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ट्रांसड्यूसर हम क्या होता है? ट्रांसड्यूसर हमारी एक ऐसी डिवाइस है जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके देती है। यानी कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर भी हमको नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। और दूसरा ये पैसिव ट्रांसड्यूसर कहलाता है, पहले ही बता चुके हैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर पैसिव ट्रांसड्यूसर क्यों कहलाता है? क्योंकि इनको इनके ऑपरेशन के लिए एक ऑक्सिलरी एडिशनल पावर सोर्स की जरूरत पड़ती है। ये एक वजह है इनके पैसिव ट्रांसड्यूसर होने की, ठीक है। और दूसरा ये सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है क्योंकि इनका इनपुट जो होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, और आउटपुट क्या होता है इनका? इलेक्ट्रिकल वन होता है, यानी वोल्टेज या करंट की फॉर्म में होता है। तो इसलिए कहलाते हैं सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। अब ये चीज आपको क्लियर हो गई कि ये पैसिव ट्रांसड्यूसर क्यों कहलाते हैं, ये सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्यों कहलाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका ट्रांसडक्शन एलिमेंट क्या होता है? कैपेसिटिव होता है, कैपेसिटेंस होता है। ट्रांसडक्शन एलिमेंट कैपेसिटेंस होता है, तो ट्रांसडक्शन एलिमेंट के प्रिंसिपल के हिसाब से कौन सा है? कैपेसिटेंस या कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है। अब तो मतलब कहने का मतलब यह है कि कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर भी एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेगा, लेकिन यहां पर जो प्रिंसिपल यूज होगा बाय मींस ऑफ चेंज इन कैपेसिटेंस। यानी अगर आप किसी तरह कैपेसिटेंस को चेंज करें और उसको आप अगेन किसी ब्रिज के साथ मतलब ज्वाइन कर दें और फिर वहां पे डिफ्लेक्शन अगर कैलकुलेट करें तो वो वहां पे डिफ्लेक्शन आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म में आएगा। तो अल्टीमेटली हमारी अगेन यहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी या नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कन्वर्ट होकर किसकी फॉर्म में मिल रही है? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की फॉर्म में मिल रही है, ठीक है। तो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अगर मैं कहूं तो कौन कौन सी हो सकती है? नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हमारी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, प्रेशर, ठीक है, और हमारा फ्लो हो सकता है, लेवल हो सकता है, ये हमारी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हो सकती है, और इलेक्ट्रिकल वोल्टेज करंट। अब क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर इज बेस्ड ऑन द इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? देखिए, दो पैरेलल प्लेट होती है हमारी। मान लीजिए सपोज ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मान लीजिए दो पैरेलल प्लेट हैं और इसके बीच में अभी मीडियम क्या है? एयर है। तो एयर क्या हो जाएगा? हमारा एक इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। तो इसके बीच में जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक होता है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक। और उसमें आप अगर कोई नहीं होता तो एयर को हम कंसीडर करते हैं। तो इस तरह की पैरेलल प्लेट होती है, ठीक है। तो उसका मैं डायग्राम बना देता हूं तो आप लोगों को और अच्छे से इसको समझ में आएगा। तो हम डायग्राम बनाते हैं इसका। देखिए डायग्राम में क्या है,
अब इसको ठीक है ये, और इसमें अब हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कराएंगे। डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो गया, इसको लिख देते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हो गया। और ये जो हो गया ये क्या है हमारी, ठीक है, ये है डी। डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। जैसे ये प्लेट है हमारी, ये एक प्लेट हो गई, और ये दूसरी प्लेट हो गई। ठीक है, ये इसका टॉप व्यू है। अगर इस तरह रखी है और अगर इस तरह रखी तो ये टॉप है और ये बॉटम है। ठीक है, तो ये डी हो गई, यानी डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट। पैरेलल टू पैरेलल प्लेट्स, ये हो गई डी। ठीक है, ये वाली जो है बॉटम प्लेट है और ये टॉप प्लेट है। ये जो लेंथ है ये यहां से लेकर यहां तक की, ये हो गई हमारी एल। ठीक, प्लेट की विड्थ हो गई, वो कितनी हो गई, डब्ल्यू। क्लियर है। ये जो डिस्टेंस है ये जो डी है ये प्लेट के बीच की डिस्टेंस है, यानी प्लेट कुछ इस तरीके से रखी है तो ये डी क्या है, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, डी समझ में आया, डी ये है, और ये जो है ये हमारी लेंथ है। ठीक है, और ये विड्थ है इसकी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये लेंथ है। तो ये क्या है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इसके अंदर है। और मैंने बताया कि अगर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं होगा तो क्या होगा, एयर होगी, एयर एज ए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। यहाँ पे पैरेलल, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन है। विड्थ हो गई, ये डिस्टेंस हो गई, ये लेंथ हो गई। ठीक, इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा C इज इक्वल टू, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई डी। अब इसमें C तो हमें पता है कैपेसिटेंस है, बाकी क्या है, A जो है ये है एरिया बिटवीन द प्लेट। ठीक है, एप्सिलॉन यहां पर क्या है, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और डी क्या है, डी मैं आपको पहले ही बता चुका, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो इसको और आगे लिखें तो ये इस तरह बनती है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। ठीक है, ये इस तरीके से। अब ये क्या है, देखिए एप्सिलॉन आर जो है हमारी रिलेटिव परमिटिविटी है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। ठीक है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। एप्सिलॉन बाई, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी आपकी ये होती
जो भी एप्सिलॉन की वैल्यू यहां पर है, ठीक है, जो भी एप्सिलॉन की वैल्यू है उसका जो रिलेटिव लिया जाएगा वो फ्री स्पेस से लिया जाएगा। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब है कि जो भी आएगी एप्सिलॉन की वैल्यू उसका रेशियो किससे लिया जाएगा, फ्री स्पेस से लिया जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट की जो होती है हमारी 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होती है। कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। लिख देता हूं यहां पे, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, 10 की पावर -12। अब इसकी यूनिट क्या होती है, फैराड पर मीटर, क्योंकि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैराड होती है। ठीक है, फैराड होती है। अब ए क्या है, ए है हमारा एरिया बिटवीन द प्लेट, यानी ओवरलैपिंग एरिया। ओवरलैपिंग एरिया का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं। देखिए, एरिया का मतलब ये नहीं कि इसका एरिया पूछ रहा है या इसका एरिया पूछ रहा है, वो फिक्स है हमारा। ठीक है, दोनों प्लेट का एरिया वो वाला फिक्स है, लेकिन ये एरिया पूछ रहा है दोनों प्लेट के बीच का। अब जैसे अभी यहां पे देख लीजिए, ये प्लेट अलग है और ये प्लेट अलग है, तो इन दोनों के बीच का अगर मैं ओवरलैपिंग एरिया आपसे कहूं तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 0 आएगा। और अब मैं यहां पे ऐसे लाऊं तो ओवरलैपिंग एरिया कितना होगा, 0 नहीं होगा, कुछ तो बढ़ जाएगा। यानी कितना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इसके सामने आ गया। अब ये कितना हो गया, मैक्सिमम। ठीक है, ओवरलैपिंग एरिया कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया। और इस केस में ओवरलैपिंग एरिया कितना था, 0 था। तो इस वाले ओवरलैपिंग एरिया की बात हो रही है, तो यहां पर ए ये है, तो एप्सिलॉन हमारी परमिटिविटी है। ठीक है, और एप्सिलॉन आर जो है हमारी रिलेटिव परमिटिविटी है। और उसका मतलब यह है कि जो भी एप्सिलॉन की वैल्यू होगी उसको फ्री स्पेस की परमिटिविटी के साथ रेशो लिया जाएगा उसका। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 फैराड पर मीटर। ठीक है, और डी हमारी है, मैंने आपको बताई थी, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो यहां तक सभी को मुझे लगता है क्लियर है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो मैंने ये कंस्ट्रक्शन बनाया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डायग्राम, वो आप सभी को क्लियर है कि यहाँ पर ये क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। कुछ नहीं होगा तो एयर होगी ऐसे, या तो माइका होगा या पेपर होगा। तो इसी इसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आधार पर ही हमारे कैपेसिटर के वेराइटीज होती है, लाइक माइका कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर। तो इसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, मटेरियल को चेंज करके हम टाइप बनाते हैं। तो कैपेसिटर का सिंबल आप लोगों को पता ही है, सिंबल हमारा कैपेसिटर का ये होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं ट्रांसड्यूसर की। ठीक है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर की। कैपेसिटर, देखिए रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर में क्या हो रहा था, हम किसी तरह रेजिस्टेंस को चेंज करा दे रहे थे, और उस रेजिस्टेंस को चेंज करा के हम व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ उसको लगाकर आउटपुट वोल्टेज जो था उसको हम चेंज करवा पा रहे थे। ठीक है, जब देखिए वहां पे क्या कर रहे थे हम लोग, पोटेंशियोमीटर या स्ट्रेन गेज को व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ कनेक्ट कर देते थे, और जब भी फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल वेरिएबल में चेंज आता था तो उस के कारण रेजिस्टेंस चेंज होती थी, और रेजिस्टेंस चेंज होने के कारण जो व्हीटस्टोन ब्रिज का डिफ्लेक्शन था वो कुछ ना कुछ बढ़ जाता था। तो यानी कुछ ना कुछ हमें वोल्टेज की फॉर्म में मिल जाता था। अब यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे वहां पर रेजिस्टेंस चेंज हो रही थी तो यहाँ पे कैपेसिटेंस चेंज होगी। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस किस तरह हम लोग चेंज करा सकते हैं, देखिए फॉर्मूला है C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई डी। अगर इन तीनों में से किसी को भी चेंज कराएं तो हमारी कैपेसिटेंस चेंज हो सकती है, क्योंकि C जो है डायरेक्टली इस पे डिपेंडेंट है। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज्ड या डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज्ड। ये क्या है, एरिया बिटवीन द ओवरलैपिंग प्लेट। अगर हम चेंज करा पाए तो ये कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। डी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, अगर हम चेंज करा पाए तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। तो यानी हमें 3 पैरामीटर ऐसे मिले कि अगर हम उनको चेंज कराएं तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। कौन कौन से 3 पैरामीटर, एक तो एप्सिलॉन हो गया, दूसरा एरिया बिटवीन द ओवरलैपिंग प्लेट हो गया, और तीसरा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो इन तीनों में से अगर किसी को चेंज कराएंगे तो फाइनली कैपेसिटेंस हमारी चेंज हो जाएगी, और वही चेंज इन कैपेसिटेंस के फिनोमेना पे ही काम करता है कौन, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो ये सबको क्लियर है दोस्तों। इसके आधार पर हम 3 तरह के कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर बना सकते हैं। कौन कौन से, तो देख लेते हैं। तो कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो 3 पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है, एप्सिलॉन पे,
एरिया पे और डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अगर मैं चेंज इन कैपेसिटेंस की बात करूं जो कि प्रिंसिपल है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का, तो वो किन तीन पैरामीटर पे डिपेंड करता है? चेंज इन कैपेसिटेंस, चेंज इन कैपेसिटेंस। तो तीन तरह के हम ट्रांसड्यूसर बना सकते हैं, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर बना सकते हैं। कौन कौन से? पहला, बाय चेंज इन ओवरलैपिंग एरिया, ओवरलैपिंग एरिया बिटवीन द प्लेट्स। तो एक कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर इससे बन जाएगा, इससे चेंज इन ओवरलैपिंग एरिया बिटवीन द प्लेट्स, यानी अगर हम इसको चेंज कर दें ओवरलैपिंग एरिया को, तो हमारा कुछ चेंज आएगा कैपेसिटेंस में, और चेंज इन कैपेसिटेंस के कारण हम एक कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय चेंज इन ओवरलैपिंग एरिया बिटवीन द प्लेट्स। दूसरा, बाय चेंजिंग द change in the distance between the plates। अगर इस डिस्टेंस को हम कम कर दें तो भी फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, तो हमें एक दूसरा ट्रांसड्यूसर मिल जाएगा चेंज इन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के कारण। और चेंज करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट को तो चेंज इन कैपेसिटेंस चेंज होगी, कैपेसिटेंस चेंज होगी, और इस कारण से हमें एक और ट्रांसड्यूसर मिल जाएगा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। तीसरा, चेंज इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, तो ये तीन तरह के ट्रांसड्यूसर बन सकते हैं कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, तीन तरीके के। पहला, चेंज इन ओवरलैपिंग एरिया बिटवीन द प्लेट्स के कारण, चेंज इन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट के कारण, और तीसरा चेंज इन डाइलेक्ट्रिक को भी चेंज करके हम कैपेसिटेंस को चेंज करा सकते हैं। अब इन पैरामीटर्स में हमें चेंज कैसे मिलेगा? इन पैरामीटर्स में चेंज हमें मिलेगा चेंज इन फिजिकल वेरिएबल के कारण। चेंज इन फिजिकल वेरिएबल यानी अगर मैं कहूं तो इसको इनपुट क्या होगा? इनपुट होगा इसको डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? एक फिजिकल वेरिएबल है। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, फोर्स हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, और लिक्विड हो सकता है। लिक्विड दो तरह से हो सकता है, लिक्विड लेवल और लिक्विड फ्लो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को हम किस तरह कंसीडर कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इसकी तभी हो सकती है जब चेंज इन ओवरलैपिंग एरिया में हो। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट करेंगे और फोर्स कुछ अप्लाई करेंगे तो ओवरलैपिंग एरिया में और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट में चेंज आएगा। ठीक है, और लिक्विड फ्लो की बात करें तो वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज होगा। तो यानी इनपुट हमारा क्या है? इसमें इनपुट है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, प्रेशर, लिक्विड लेवल, लिक्विड फ्लो, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। और आउटपुट क्या मिलेगा? इससे हमें चेंज इन कैपेसिटेंस आउटपुट मिलेगा, चेंज इन कैपेसिटेंस। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो सारे फिजिकल वेरिएबल मैंने बताए, तो यानी मैकेनिकल एनर्जी यानी फोर्स है, प्रेशर है, ये किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया। अब आगे बात कर लेते हैं कि ये किस तरह होगा। यहां तक तो समझ में आ गया कि ये कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगी। अब हम बात करते हैं कि आउटपुट जो है हमारा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कैसे आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में दोस्तों एक टर्म होती है इंपीडेंस कैपेसिटेंस। यानी देखिए, करंट के फ्लो में कैपेसिटर जो बाधा उत्पन्न करता है, करंट के फ्लो में कैपेसिटर जो बाधा उत्पन्न करता है उसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और वो इस तरह डिनोट होती है XC। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इंडक्टर के केस में क्या था? ये थी इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो यहां पर क्या है? ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है? 1/ωc। और 1/ωc को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2πfc। ठीक है, ये लिख सकते हैं। C जो है 1/2πfc,
यानी किसी कारण से C चेंज हो गई, यानी किसी कारण से अगर हम इस C को चेंज करा दें तो XC चेंज हो जाएगी, यानी किसी तरीके से हम कैपेसिटेंस को चेंज करा दें तो हमारी XC चेंज हो जाएगी। ठीक है, यानी C के चेंज होने से XC चेंज हो गई और XC चेंज होने से हमारा आउटपुट वोल्टेज चेंज हो जाएगा। और ये किससे मेजर होता है? कैपेसिटेंस ब्रिज मीटर से मेजर होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस ब्रिज मीटर होता है, उसकी हेल्प से हम इसको आउटपुट की फॉर्म में, वोल्टेज की फॉर्म में, करंट की फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक सभी को क्लियर है। तो पहली बात मैंने ये बताई कि ये चेंज इन कैपेसिटेंस कैसे हो रहा है। चेंज इन कैपेसिटेंस हो रहा है 3 पैरामीटर के चेंज होने के कारण। वो 3 पैरामीटर कौन कौन से? एरिया बिटवीन द, ओवरलैपिंग एरिया बिटवीन द प्लेट्स, और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तीसरा जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज हो रहा है वो किस टाइप का है, उसको अगर हम चेंज करें तो फाइनली कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। तो इन 3 तरीके से हमें कैपेसिटेंस तो चेंज हो गई। अब चेंज इन कैपेसिटेंस के कारण हमें आउटपुट जो है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कैसे मिल रहा है? वो मिल रहा है जब हमारी XC चेंज हो रही है। XC क्या करती है? करंट के फ्लो में कैपेसिटर जो बाधा उत्पन्न करता है उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, यानी अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट बाय द कैपेसिटर इज कॉल्ड XC। और XC की वैल्यू क्या होती है? 1/ωc, यानी 1/2πfc, यानी यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के। और अगर हम कैपेसिटेंस को चेंज करा सके तो XC चेंज हो जाएगा। और कैपेसिटेंस से ब्रिज मीटर के कारण अगर XC चेंज होता है तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर की बात समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 3 तरीके से मैंने बताया कि इसको कैपेसिटेंस को चेंज करा सकते हैं। तो पहला वाला, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ पहला वाला पढ़ेंगे, यानी ओवरलैपिंग एरिया के बारे में पढ़ेंगे। ओवरलैपिंग एरिया को जब हम चेंज करते हैं तो कैपेसिटेंस कैसे चेंज होती है। ठीक है, उस चीज को अब हम पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा स्पेस अब हम बना लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से क्लियर तरीके से समझा सकें। तो स्टार्ट करते हैं बाय चेंजिंग ओवरलैपिंग एरिया बिटवीन द प्लेट्स, कि कैपेसिटेंस कैसे चेंज हो रही है बाय चेंजिंग ओवरलैपिंग एरिया बिटवीन द प्लेट्स। मान लीजिए ये हमारी दो ठीक है, एक प्लेट हमारी ये हो गई और दूसरी प्लेट हमारी ये हो गई। ठीक है, एक प्लेट ये हो गई और दूसरी प्लेट ये हो गई। ठीक है, अब ये क्या है? ये एक फिक्स प्लेट है। फिक्स प्लेट और ये मूवेबल प्लेट या मूविंग प्लेट बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक फिक्स प्लेट हो गई, एक मूविंग प्लेट हो गई। ये क्या है? हमारी W। ठीक है, ये W है और ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगी L। भाई यही तो वो लेंथ है, तो ये कहलाएगी L। यही वो L लेंथ है जिस लेंथ पर हमारा ओवरलैपिंग एरिया हो रहा है। ठीक है, वही लेंथ है। तो एक तरह से मैं आपको समझाऊं कि जो दोनों प्लेटें हैं वो इस तरीके से रखी हुई हैं। ठीक है, ये अभी जो मैंने शो करी है वो इस तरीके से शो करी है। ठीक है, जब एरिया हमारा कब मैक्सिमम होगा? जब दोनों प्लेटें इस तरीके से होंगी। यही मैंने बताया अभी, जब दोनों प्लेटें इस तरीके से होंगी तब हमारा एरिया मैक्सिमम होगा। और जब दोनों, मतलब ये आप समझ लीजिए, दोनों प्लेटें इस तरीके से होंगी तो हमारा एरिया मैक्सिमम होगा। और जब इस तरीके से होंगी तो एरिया कितना होगा? 0 होगा। और जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दोगे या फोर्स दोगे तो ये हमारा जो एरिया है वो चेंज होने लगेगा। ठीक है, चेंज होने लगेगा। तो इसमें मैंने क्या दिखाया? थोड़ा सा ये जो एरिया है वो ओवरलैपिंग एरिया थोड़ा सा है इसमें, ये मैंने डायग्राम में दिखाया है। ठीक है, तो अगर ये दोनों प्लेटें अलग होती, मान लीजिए इस तरीके से होती,
ये वाली प्लेट अलग पड़ी होती इस तरीके से और ये वाली प्लेट अलग होती, तो यानी एरिया क्या होता, 0 होता। ठीक है, लेकिन ये अभी कुछ ओवरलैपिंग एरिया है और उस एरिया की लेंथ कितनी है, L। ठीक है, तो लेंथ क्या है, L हो गई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि C जो है, कैपेसिटेंस जो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के। ठीक है, और ये जो मोशन हो गया, ये कौन सा मोशन हो गया, ट्रांसलेशन मोशन हो गया। ठीक है, अगर दोनों हाथ अलग तो ओवरलैपिंग 0, और दोनों हाथ जब एकदम एक दूसरे के सामने होंगे तो इसका मतलब जो ओवरलैपिंग एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, ओवरलैपिंग एरिया मैक्सिमम होगा। तो जब हम कुछ डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो चेंज इन कैपेसिटेंस आएगा। ठीक है, और ये हमारी जो मूवमेंट है वो ट्रांसलेशनल भी हो सकता है और रोटेशनल भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है। तो अभी हम ट्रांसलेशनल वाला समझा रहे हैं आपको, और इसमें अगर 3D फिगर होती है तो क्यूब और क्यूबॉइड की फॉर्म में भी हो सकता है, अगर 3D फिगर में यूज कर सकते हैं। तो C यहाँ पर ये कह सकते हैं, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L इंटू W के। L ये रहा, W ये रहा, और ठीक है, L इंटू W के हो गया। अगर L वेरी करेगा, W तो हमारा फिक्स है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो फिक्स है ना प्लेट की, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फिक्स है, W फिक्स है। चेंज ये वाली लेंथ हो रही है। ठीक है, ये वाली लेंथ चेंज हो रही है। तो अगर L में हम अगर चेंज करा दें तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। ठीक है, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। W फिक्स्ड है, मैं बता दिया W क्यों फिक्स्ड है। तो C जो हमारा होता है, C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C एप्सिलॉन A बाई डी, यानी एप्सिलॉन L W बाई डी लिख सकते हैं। ठीक है, C का फॉर्मूला ये हो गया। अब क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द प्लेट कांस्टेंट है। जो प्लेट की विड्थ है यानी ये वाली जो यहां से लेकर यहां तक, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट चेंज नहीं हो रही है। तो इसमें चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रही है लेंथ। ठीक है, लेंथ चेंज हो रही है। यानी एरिया में भी अगर मैं बात करूं तो L इंटू डब्ल्यू है, तो चेंज क्या हो रहा है, लेंथ चेंज हो रही है, क्योंकि डब्ल्यू डी और एप्सिलॉन तो फिक्स है। भाई एप्सिलॉन और डब्ल्यू डी तो फिक्स है, तो इसमें चेंजिंग वेरिएबल कौन सा है, लेंथ है चेंजिंग वेरिएबल। तो यहां पे लिख सकते हैं C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। भाई C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L है, क्योंकि एप्सिलॉन W और D हमारा क्या है, कांस्टेंट है यहां पर। तो अगर मैं इस केस में सेंसिटिविटी की बात करूं, सेंसिटिविटी हम लोग जानते हैं क्या होता है, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। ठीक है, अब यहां पे चेंज इन आउटपुट क्या है, अगर आप प्लेट के बीच का एरिया चेंज कर रहे हैं, ओवरलैपिंग एरिया चेंज कर रहे हैं, तो मैंने बताया W तो फिक्स है। ठीक है, W फिक्स है, तो चेंज क्या हो रहा है, L चेंज हो रहा है। ठीक है, L चेंज हो रहा है, तो यानी आउटपुट में क्या मिल रहा है हमको, चेंज इन कैपेसिटेंस, और इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेस ही तो कर रहे हो, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तभी ओवरलैपिंग एरिया चेंज हो रहा है, और ओवरलैपिंग एरिया चेंज हो रहा है तो कैपेसिटेंस चेंज हो रही है। तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, चेंज इन कैपेसिटेंस अपॉन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो सेंसिटिविटी हम लिख सकते हैं यहां पर चेंज इन कैपेसिटेंस अपॉन चेंज इन लेंथ। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेंसिटिविटी हमारी ये हो गई। यहां पर C की वैल्यू क्या है, यहां पर C की वैल्यू है एप्सिलॉन L W बाई डी। तो एप्सिलॉन L W बाई डी में अगर मैं कहूं तो ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, और चेंज कौन हो रहा है, चेंज ये हो रहा है, L चेंज हो रहा है, चेंज। ठीक है, L चेंज हो रहा है, और एप्सिलॉन W और D कांस्टेंट है हमारे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वहां पे C को पुट करके, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, डेल C बाई डेल L का आगे बढ़े तो ये आएगा एप्सिलॉन W और
क्या बोलते हैं W अपॉन डी, एप्सिलॉन W अपॉन डी बाई एल, यही बचेगा। डेल एल से डेल एल कट जाएगा तो S हमारी सेंसिटिविटी क्या आ जाएगी, सेंसिटिविटी आ जाएगी यहां से S इज इक्वल टू एप्सिलॉन W बाई डी, यानी कैसी आ जाएगी, कांस्टेंट। समझ में आया? यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब इस फॉर्म में रखा जाएगा और फिर हम ओवरलैपिंग एरिया को चेंज करेंगे तो सेंसिटिविटी कैसी आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। कैसे आई वो मैंने आपको प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और कैपेसिटेंस का, तो वो ग्राफ कैसा होगा भाई, कांस्टेंट आई है तो सीधी सी बात है लीनियर ही होगा। तो ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ इस तरीके से है, मान लीजिए एक्स एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट को यानी चेंज इन लेंथ को, जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इस यहाँ पे उसकी वजह से क्या चेंज हो रहा है, कैपेसिटेंस। क्योंकि ये सेंसिटिविटी लीनियर आई है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का बनेगा, ये ठीक है। तो ये क्या है, ये वाला पार्ट, ये ऐसा क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि स्टार्टिंग में एज अफेक्ट के कारण, ड्यू टू एज अफेक्ट, ये कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर कुछ लीनियर नॉन लीनियरिटी को शो करता है। ठीक है, बाकी बाद में फिर ये लीनियर हो जाता है क्योंकि सेंसिटिविटी इसकी कैसी है, कांस्टेंट है। जैसे जैसे आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे कैपेसिटेंस हमारी चेंज होती रहेगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। तो ये था ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। अब हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन के लिए। ठीक है, ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए था, लीनियर मोशन के लिए था। अब हम रोटेशनल मोशन की भी बात कर लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा, देखिए रोटेशनल केस, तो अभी इसको रब कर देते हैं। ठीक है, ये तो था ट्रांसलेशनल मोशन। अब हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। ठीक है, रोटेशनल मोशन किस तरीके से होगा वो देख लीजिए। रोटेशनल मोशन, तो अब बात करते हैं कि अगर कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर रोटेशनल मोशन वाला हुआ तो कैसा बनेगा। देखिए ये हमारी क्या हो गई, फिक्स्ड प्लेट। अब इसमें क्या लगना है, एक मूवेबल प्लेट लगनी है। मूवेबल प्लेट लगा देते हैं, मूवेबल प्लेट। ठीक है, वो पूरा कवर करेगा उसको, तो इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये जो हो गई हमारी ये मूवेबल प्लेट है, ये मूव कर रही है। ठीक है, और इसके अक्रॉस इस तरीके से कुछ कनेक्शन है। ठीक है, तो अब आप उसमें देख रहे थे कि लेंथ चेंज हो रही थी। जब आप लीनियरली मूव कर रहे थे तो लेंथ चेंज हो रही थी। यहाँ पर एंगल चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, थीटा। ठीक है, रोटेशनल मोशन में क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। तो जिस कहने का मतलब यह है कि अगर जिस डिस्प्लेसमेंट को हमको मेज़र करना है, अगर हम उसे इस मूवेबल प्लेट के साथ कनेक्ट कर दें तो हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी, और कनेक्ट कर दें तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा इसका इनपुट हो जाएगा, और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, चेंज इन कैपेसिटेंस। ठीक है, चेंज इन कैपेसिटेंस मिलेगा, और अल्टीमेटली फिर फाइनली हम वो कन्वर्ट होगा आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर मैं इसको बात करूं, अगर ये मूवेबल प्लेट पूरी तरह इसके ऊपर आ जाती है, फिक्स प्लेट के ऊपर, यानी इस तरीके से, यानी एक डायग्राम अगर मैं इस तरीके से बनाऊं,
ठीक है, और ये दूसरी वाली जो है ये, अगर ये प्लेट जो मूवेबल वाली है पूरी तरह फिक्स प्लेट के ऊपर आ जाती है तो उस केस में एंगल क्या होगा, उस केस में एंगल जो होगा हमारा थीटा जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, थीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और अगर कुछ इस तरीके से बने, यहाँ पे बना देता हूँ, तो इस केस में थीटा क्या होगा, थीटा 0 डिग्री होगा। इस केस में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो आपको इसका अंतर समझ में आया कि जब प्लेट जो दोनों प्लेट एक दूसरे के ओवरलैप कंप्लीटली ओवरलैप कर लेती है तो थीटा हमारा मैक्सिमम यानी 180 डिग्री होता है, और उस केस में जब इस तरह होती है तो थीटा 0 डिग्री होता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई। और इस केस में 180 के केस में सीधी सी बात है सी मैक्सिमम होगा, और उस केस में सी 0 है यानी कम होगा, मिनिमम होगा कह सकते हैं। तो सी मैक्स यहाँ पर मैं कहूँ सी मैक्स जो हो सकता है वो ये हो सकता है कितना, सी एप्सिलॉन ए बाई डी फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन ए बाई डी, और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए है ए, यानी ये निकल के आएगा ए पाई आर स्क्वायर बाई 2d। तो सी मैक्स के केस में क्या बनेगा, सी मैक्स के केस में बनेगा एप्सिलॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन 2d। ठीक है, अब किसी वैल्यू थीटा पे देख लेते हैं, थीटा पे ये सी मैक्स नहीं रहेगा, थीटा पे वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इज इक्वल टू कितना आएगा, मतलब किसी वैल्यू थीटा पर कैपेसिटेंस आएगी वो कितनी आएगी, एप्सिलॉन आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2d। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो पाई की जगह हमने थीटा लिख दिया है, सिंपली पाई की जगह हमने थीटा लिख दिया है। तो ये वाला आपको समझ में आया। तो यहां पर रोटेशनल मोशन अगर हो दोनों प्लेट के बीच में तो आपको समझ में आ गया कि कैपेसिटेंस क्या आएगी, एप्सिलॉन आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2d। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी सेंसिटिविटी की। सेंसिटिविटी अगेन वही होगी, चेंज इन कैपेसिटेंस अपॉन चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा, यानी डेल सी बाई डेल थीटा, यानी डेल सी बाई डेल थीटा, यही होगी सेंसिटिविटी इसकी। तो सेंसिटिविटी इसकी आ गई डेल सी अपॉन डेल थीटा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेंसिटिविटी हमारी आएगी वही, देखिए एप्सिलॉन कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर, थीटा चेंज हो रहा है, एप्सिलॉन आर और डी कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, तो थीटा चेंज हो रहा है तो डेल थीटा बाई डेल थीटा होगा, तो हमारा डेल थीटा से डेल थीटा कट जाएगा, तो यानी क्या आएगा, एप्सिलॉन आर स्क्वायर बाई 2d, यानी क्या आएगा, एप्सिलॉन आर स्क्वायर बाई 2d, यानी ये क्या आएगा अगेन कांस्टेंट। ठीक है, सेंसिटिविटी कैसी आई, कांस्टेंट आई। तो कांस्टेंट के केस में हमारी जो ग्राफ बनेगा वो कैसा आएगा, डिस्प्लेसमेंट और कैपेसिटेंस के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और कैपेसिटेंस के बीच में, और यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये हमारी कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया कि इसकी सेंसिटिविटी भी कांस्टेंट आई, और इससे पहले जो हमने किया था उसकी सेंसिटिविटी भी कांस्टेंट आई। तो यानी हम कह सकते हैं कि जब ओवरलैपिंग एरिया चेंज होगा दोनों प्लेट के बीच में, अब चाहे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हो चाहे वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए हो, उस केस में सेंसिटिविटी हमारी कैसी आएगी, लीनियर आएगी। और जैसे ही आप डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाएंगे, चाहे वो रोटेशनल बढ़ाएंगे या फिर लीनियरली बढ़ाएंगे, हमारा जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, लीनियर आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने अभी तक ओवरलैपिंग एरिया बिटवीन द प्लेट्स को चेंज कराकर सेंसिटिविटी कैलकुलेट करी। ठीक है, अब हम अगले डाइलेक्ट्रिक को चेंज कराएंगे और उसके बाद फिर हम डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट को चेंज कराएंगे। ठीक है, और अब हम जान लेते हैं कि इस कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के
एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस क्या क्या है। देखिए एडवांटेज क्या है, देखिए एडवांटेज इसका ये है कि ये स्मॉल चेंज में हाई आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है, यानी इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा है, अच्छा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्सट्रीमली स्मॉल फोर्सेस रिक्वायर्ड है इसके ऑपरेशन के लिए, ये भी अच्छा है। और दूसरा ये यूजफुल है स्मॉल सिस्टम के लिए एज वेल एज लार्ज सिस्टम के लिए। और इनपुट इम्पिडेंस इसका हाई है, आउटपुट इम्पिडेंस लो है, और इस वजह से क्या है, लोडिंग इफेक्ट इसका कम है, और इसका रेजोल्यूशन भी अच्छा है। और ये हो गए इसके एडवांटेजेस। अब हम डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेज तो सबसे पहले वही हो गया, एजिंग इफेक्ट। एज इफेक्ट्स के कारण ये नॉन लीनियरिटी शो करता है, और उस केस में हम गार्ड रिंग को यूज करते हैं उस नॉन लीनियरिटी को हटाने के लिए, उस इफेक्ट को हटाने के लिए। दूसरा, मेटालिक पार्ट ऑफ ट्रांसड्यूसर मस्ट बी इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रे कैपेसिटेंस। स्ट्रे कैपेसिटेंस से ये अफेक्ट होते हैं, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशंस ऑफ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, सबसे बढ़िया एप्लीकेशन तो इसकी है कि ये डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है। और डिस्प्लेसमेंट कौन कौन सा, लीनियर और एंगुलर, ठीक है, लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है। दूसरा, एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है, ये इसकी एप्लीकेशन है। और दूसरा, लार्ज डिस्प्लेसमेंट को भी ये मेजर करता है। और अगर हम किसी तरह फोर्स और प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर लें तो यानी ये फोर्स और प्रेशर को भी मेजर करता है। तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर हमारा एक ऐसी डिवाइस है जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है बाय मींस ऑफ चेंज इन कैपेसिटेंस फिनोमिना, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, फिर हमने समझा कि ये जो इसकी कैपेसिटेंस होती है वो किस तरह हम चेंज करा सकते हैं। तीन तरह के ट्रांसड्यूसर बन सकते हैं। पहला, एप्सिलॉन यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को चेंज करके। दूसरा, ओवरलैपिंग एरिया को चेंज करके। तीसरा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट को चेंज करके। तो यानी तीन तरह के कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर बन गए। फिर इसके बाद हमने ओवरलैपिंग जो एरिया चेंज हो रहा था उसको हमने डिटेल में देख लिया, और उसकी भी सेंसिटिविटी हमने देखी कि कैसी लीनियर आ रही थी। फिर हमने दो तरीके से देखा उसको, एक लीनियरली मूव करा के और फिर रोटेशनल मूव करा के, ठीक है, दोनों तरीके से हमने देखा, सेंसिटिविटी लीनियर ही आ रही थी। और अगले लेक्चर में हम डाइलेक्ट्रिक और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट को चेंज करा के बात करेंगे, और एडवांटेजेस के पढ़े हमने, डिसएडवांटेज पढ़े और एप्लीकेशंस पढ़ी। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, और अगले लेक्चर में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट जो पार्ट है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का, ठीक है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।